एवरीवन, आज हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का अगला लेक्चर करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे ईसीजी हम लोग सब लोगों ने सुना होगा। तो ईसीजी का डेफिनेशन होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का डेफिनेशन होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ठीक है, मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि कार्डियक साइकिल होता क्या है। ठीक है, उस कार्डियक साइकिल के दौरान जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होते हैं हार्ट के मसल्स में, हार्ट के मायोकार्डियल जो मसल्स होता है उसमें जो भी एक्टिविटी होते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहने का मतलब हो गया इम्पल्सेस। ठीक है, इम्पल्स जो है हमारे बॉडी में इम्पल्स जो जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है। ठीक है, तो इम्पल्स का जनरेशन जो होता है, इम्पल्स जनरेट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो हार्ट में भी हम जानते हैं कि ऐसे नोड होता है, एबी नोड होता है। ठीक है, बंडल ऑफ हील्स होते हैं, प्रोकेंजिया फाइबर होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये कंडक्टिविटी कॉज करते हैं। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि कैसे कंडक्शन होती है इम्पल्स का। ठीक है, तो ऐसे नोड जो है सब इम्पल्स जनरेट करता है, वहाँ से जाता है इंटरनोडल फाइबर में, फिर एवी नोड्स में, एवी नोड से बंडल ऑफ हील्स से प्रोकेंजिया फाइबर में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इम्पल्स जो होता है वो कन्वे होता है। ठीक है, तो उसी का जब वो इम्पल्स जो कन्वे होता है उसके दौरान जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है, जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि अच्छा ये वाला वेव जो है कॉन्ट्रैक्शन के लिए है, ये वाला वेव जो है आर्टिकल रिलैक्सेशन के लिए, जो ग्राफ जो बनता है उस ग्राफ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन ये मशीन के द्वारा होती है, और जो मशीन कॉज करता है, ठीक है, जो मशीन ये ग्राफ बनाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। मशीन यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी को प्राप्त करने के लिए जो मशीन का यूज किया जाता है उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कंफ्यूज मत होना, ग्राफ वर्ड जो है वो मशीन के लिए यूज किया गया है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो ग्राफ के लिए यूज किया गया है, जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ईसीजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ईसीजी PQRST, ठीक है, 4 होते हैं। ठीक है, 3 इंटरवल होते हैं, 3 होते हैं, इसमें 3 पॉइंट होते हैं। पहला P, फिर QRS कॉम्प्लेक्स और फिर T, 3 कॉम्प्लेक्सेज होते हैं इसमें। ठीक है, ऊपर जो ये जो लाइनिंग दिख रही है, ठीक है, इस लाइनिंग से ऊपर में पॉजिटिव वेव कहलाता है और नीचे में निगेटिव वेव कहलाता है। ठीक है, तो P वेव QRS कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इसे। ठीक है, और T वेव, 3 होते हैं इसमें। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं, अब निगेटिव इसको देखिए, Q जो है यहाँ पे निगेटिव वेव है। ठीक है, S भी निगेटिव है, P पॉजिटिव है, R भी पॉजिटिव है और T भी पॉजिटिव है। T का भी ऊपर की तरफ एलिवेशन है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट शुरू होता है P आगे की तरफ। ठीक है, अब यूजेज ऑफ ईसीजी हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में देखेंगे, ईसीजी सबका लगभग कराते ही हैं, सबका नहीं, मतलब किस किस पेशेंट का ईसीजी होना चाहिए, इससे क्या मतलब फाइंड आउट होता है, क्या डायग्नोसिस होती है। तो ईसीजी जिनको मायोकार्डियल इस्कीमिया जैसे यानी मोस्टली हार्ट डिजीज में, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, हार्ट ब्लॉक, एरिदमिया मतलब रिदम जो है, हार्ट बीट जो है वो सही से नहीं आ रहा है, उस केस में हम लोग ईसीजी कराते हैं। ECG ऑल्सो गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ हार्ट, हार्ट हमारा कैसे ओरिएंटेड है। हम लोग इकोटोपिक हार्ट होती है, फिर हार्ट का जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में हो जाता है, लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो उस पर डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन क्या है, तो ECG में वो फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, कि हार्ट का जो एपेक्स है, एपेक्स जो मैंने एनाटॉमी में बताया वो राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है, किधर है, उसका ओरिएंटेशन क्या है हार्ट का। ठीक है, साइज ऑफ चैम्बर, एक साइज होती है चैम्बर का, अगर उससे इंक्रीज कर गया है, डिक्रीज कर गया है, एट्रोपी हो चुकी है या फिर हाइपर एट्रोपी हो चुकी है, उसके बारे में बताता है साइज ऑफ चैम्बर, मतलब उसका बड़ा साइज हो गया है या फिर साइज छोटा हो गया है, ये ईसीजी से पता चल सकता है। ठीक है, टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स, हम बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं, बहुत सारे मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, तो डिजॉक्सिन एक ऐसा मेडिसिन है जो कि हमारे हार्ट पे इफेक्ट डालता है। तो अगर हमारे हार्ट पे कोई मेडिसिन, कोई ड्रग्स इफेक्ट डालता है तो उसको हम ईसीजी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ईसीजी में गड़बड़ आ सकती है। ठीक है, अगर किसी ड्रग्स की वजह से हमारे हार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है तो ईसीजी में गड़बड़ आएगी, हो सकता है वो हार्ट बीट अधिक कर दे या फिर हार्ट बीट कम कर दे। ठीक है, तो वो हम ईसीजी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ग्राफ, अब यहाँ पे हम देखेंगे PQRST, ये चारों मैंने दर्शा दिया, चारों अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब यहाँ से P का जो शुरुआत है और Q का शुरुआत है, इन दोनों के बीच का जो
इंटरवल है उसे बोला जाता है पी आर इंटरवल, ठीक है, क्या बोला जाता है, पी आर इंटरवल। और यहाँ पे जो पी का इंड हो रहा है, ठीक है, पी खत्म हो रहा और क्यू स्टार्ट हो रहा है, इसको पी आर सेगमेंट बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, क्यू का शुरुआत और पी का शुरुआत, ठीक है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का इंटरवल को पी आर इंटरवल, पी का एंड पॉइंट और क्यू का स्टार्टिंग पॉइंट को के बीच के इंटरवल को हम लोग बोलते हैं पी आर इंटरवल, ठीक है। ठीक उसी तरह है क्यू और एस, ठीक है, एस का एंड पॉइंट और क्यू का स्टार्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच के इंटरवल को हम लोग क्यू आर एस बोलते हैं, क्यू आर एस इंटरवल, ठीक है। एस और टी, एस का एंड पॉइंट और टी का इनिशियल पॉइंट के बीच का एस टी सेगमेंट, और यहाँ पे टी, जब हम क्यू का स्टार्टिंग पॉइंट और टी का एंड पॉइंट लेंगे तो ये कहलाता है क्यू टी इंटरवल। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्यू टी इंटरवल, पी आर इंटरवल और एस टी सेगमेंट, ठीक है। इन तीनों के बारे में भी हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो क्यू टी इंटरवल कहाँ से हो गया, क्यू का स्टार्टिंग पॉइंट और टी का एंड पॉइंट, क्यू का स्टार्टिंग पॉइंट और टी का एंड पॉइंट, पी आर, पी का स्टार्टिंग पॉइंट और क्यू का भी स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्यू आर एस, क्यू का स्टार्टिंग पॉइंट और एस का एंड पॉइंट, ये कहलाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पूरा, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। पहला देखते हैं हम लोग पी वेव, ठीक है। पी वेव जो होता है फर्स्ट वेव होता है ईसीजी का, और ये जो होता है पी वेव जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मैंने पहले ही बताया पॉजिटिव, ग्राफ में ये ऊपर के साइड होता है तो ये होता है पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। ये P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया। तो P ऊपर में पॉजिटिव होता है, नीचे में निगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होता है, पहला वेव है, ठीक है। इसको आर्टीरियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसमें आर्टरी में अफेक्ट होता है। जब आर्टरी में किसी तरह का हलचल होती है ना, आर्टरी में किसी तरह का कोई हलचल, कोई इम्पल्सेस जनरेट होती है, इम्पल्सेस कन्वे होता है, तो उस वक्त ये P वेव बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसे आर्टरियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, आर्टरियल कॉम्प्लेक्स। इट प्रोड्यूसेज वेन इम्पल्स फ्रॉम एसे नोड, एसे नोड से जब इम्पल्स जो है आर्ट्रिया में जाती है, आर्ट्रियम वगैरह में, लेफ्ट आर्टरी और राइट आर्टरी में, तो ये वेव बनता है, ठीक है, तो ये पी वेव बनता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इम्पल्स जब एसे नोड से आर्ट्रियम में जाती है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होती है, हमारी जो आर्ट्रियम होते हैं, पहले से आर्ट्रियम हमारे रिलैक्स पोजीशन होती है, ठीक है। उस रिलैक्स पोजीशन तीन चीज़ें होती हैं, एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैं 3 चीज़ें बताती हूँ। पोलराइजेशन, ठीक है, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ठीक है, इसे ध्यान से देखिए। तो पोलराइजेशन होती है जब कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले रिलैक्स पोजीशन, ये जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है किसी चीज़ में, ठीक है, तो वो कहलाती है डिपोलराइजेशन, और ये भी फिर रिलैक्सेशन पोजीशन, यानी पहले से हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स पोजीशन में है, अब वहाँ पे इम्पल्स गया तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उस पोजीशन, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, डिपोलराइजेशन बोलेंगे। फिर जब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया, काम हो गया, उसके बाद वो जो फिर हमारा हार्ट है, हमारा आर्ट्रियम है, फिर से रिलैक्स होगा, तो हम लोग उसे बोलेंगे रीपोलराइजेशन, ठीक है। इससे क्या बोलेंगे, पहले रिलैक्स हो से हम उस टाइम को हम बोलेंगे पोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है डिपोलराइजेशन, फिर से रिलैक्स हो रहा है रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये तीनों टर्म याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, जो पी वेव जो होता है वो डिपोलराइजेशन होता है, क्यों, क्योंकि पी वेव में हम देख रहे हैं कि इम्पल्सेस कहाँ पे जा रही है, जब इम्पल्सेस जाती है आर्ट्रियम के पास तब ये पी वेव बनता है। तो जब इम्पल्सेस जाएगी तो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोलराइजेशन बोलते हैं। तो डिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रियल मस्कुलेचर, जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियम, ठीक है। आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन, अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वहाँ से ब्लड जो है वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। तो वेंट्रिकल में जब आ गया तो उसके बाद वो फिर से हमारा आर्ट्रियम जो है रिलैक्स होगा, ठीक है। रिलैक्स होगा तो उस टाइम को, उस समय को हम क्या बोलेंगे, रिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रियम, ठीक है, रिपोलराइजेशन बोलेंगे। तो रिपोलराइजेशन जो होता है वो ईसीजी में रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, क्योंकि वो इमर्ज रहता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में। वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो हम बनाते हैं उसमें इमर्ज रहता है, उसमें मर्ज रहता है, वो उसका अलग से कोई वेव नहीं बनाया गया है आर्टेरियल रिपोलराइजेशन का, ठीक है। जबकि वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन का अलग अलग वेव है, ठीक है। लेकिन हमारा आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन का कोई अलग वेव नहीं होता है ईसीजी में, ये इमर्ज रहता है किसमें, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं,
इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी शुरुआत में वेंट्रिकल में किसी तरह का हलचल होना शुरू हुआ है, किसी तरह की एक्टिविटी शुरू होनी है, ठीक है। तो पहले से तो वेंट्रिकल रेस्ट पे है, ठीक है, तो उसमें अगर किसी तरह का एक्टिविटी होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, वहाँ पे इम्पल्स जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, कॉन्ट्रैक्शन जब हो जाएगा तो फिर रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो पहले इसमें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब इसमें देखिए जो पी वेव है वो निगेटिव है, सॉरी क्यू जो है ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें तीन चीज़ आती है क्यू आर एस, ठीक है। तो पी निगेटिव, आर पॉजिटिव, एस निगेटिव, ठीक है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कब प्रोड्यूस होता है, क्यू आर एस जो वेव है कब प्रोड्यूस होता है, जब रैपिड स्प्रेड ऑफ इम्पल्स फ्रॉम ए बी नोड्स। हमने अभी देखा, मैं पहले के लेक्चर में बता चुकी हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ऐसे नोड जो होती है वो अपना इम्पल्स किसको देती है, ए बी नोड्स को, ए बी नोड को किसके थ्रू, इसके बीच में ऐसे वायर होते हैं, मतलब एक फाइबर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोडल फाइबर, इंटरनोडल फाइबर्स, ठीक है। इंटरनोडल फाइबर्स के थ्रू ऐसे नोड से एवी नोड्स में, एवी नोड से बंडल ऑफ हीस में, बंडल ऑफ हीस में जाती है, बंडल ऑफ हीस से प्रूकेंजे फाइबर, ठीक है, प्रूकेंजे फाइबर्स में जाती है, ठीक है। तो क्यू आर एस कब, जब ऐसे नोड से इम्पल्स जो ए बी नोड्स में आती है, ए बी नोड से जब बंडल ऑफ हीस और प्रूकेंजे फाइबर में जाती है, और प्रूकेंजे फाइबर जो इम्पल्स को कहाँ लेके जाता है, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। वेंट्रिकल्स में पहले बता चुकी हूँ, पहले वाले लेक्चर में देख लीजिएगा, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो रैपिड स्प्रेड ऑफ इम्पल्स फ्रॉम ए बी नोड्स थ्रू ए बी बंडल, ठीक है, ए बी बंडल से वो बंडल ऑफ हीस से नीचे की तरफ प्रूकेंजे फाइबर्स में आती है, और प्रूकेंजे फाइबर्स जो होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मस्कुलेचर कराता है, ठीक है। डीपोलराइजेशन वर्ड फिर से आ रहा है। डीपोलराइजेशन मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, यानी वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो क्यू आर एस वेव बनता है, ठीक है। कौन सा वेव बनता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉन्ट्रैक्शन जब वेंट्रिकल में होती है, ठीक है। और जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वहाँ से ब्लड फ्लो, हार्ट से ब्लड फ्लो होके बाहर जाता है, एरोटा में जाएगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा, ठीक है। वहाँ से हार्ट से जो ब्लड है वो बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स को बताता है। जबकि टी वेव जो है ये फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स है। फाइनल कहने का मतलब कि अब ये इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, फिर से फाइनल बता रहा है, यानी फिर से अब रिलैक्स पोजीशन में वेंट्रिकल चला गया, यानी रीपोलराइजेशन। मैंने पहले बताया कि रीपोलराइजेशन किसको दर्शाता है, रिलैक्सेशन को दर्शाता है, यानी फिर से हमारा वेंट्रिकल जो है रिलैक्स पोजीशन में आ गया, यानी उसका काम हो गया, उसने ब्लड फ्लो आउट करा दिया, अब वो फिर से रिलैक्स हो गया, ठीक है। तो वो कहलाता है रिलैक्सेशन, रीपोलराइजेशन, ठीक है, जो कि टी वेव बताता है। टी वेव बताता है कि हमारा वेंट्रिकल अब रिलैक्स हो गया है, ठीक है। पॉजिटिव वेव है, ये भी एक पॉजिटिव वेव है, ठीक है, ऊपर के साइड में इसका एलिवेशन होता है, पॉजिटिव वेव है, ठीक है। अब इसमें कुछ इंटरवल्स थे, वो इंटरवल्स देखते हैं, ठीक है। पहला था पी आर इंटरवल, ठीक है, ये पी आर इंटरवल, पी का स्टार्टिंग और क्यू का स्टार्टिंग, यह है पी आर इंटरवल बिटवीन वन सेट ऑफ पी वेव, यानी पी वेव का शुरुआत होना, एंड क्यू वेव का वन सेट, दोनों के बीच में जो इंटरवल होती है वो पी आर इंटरवल कहलाती है, ठीक है। इस पी आर इंटरवल में पी किसके लिए दर्शाया जाता था, हमें पता था, पी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बोलिए, या फिर क्या बोल सकते हैं, डीपोलराइजेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन या फिर डीपोलराइजेशन। तो यहाँ से क्या था, टाइम टेकन बाय इम्पल्स फ्रॉम एसे नोड टू कंडक्ट द वेंट्रिकल्स थ्रू एवी नोड्स। यहाँ से आर्टेरियल के पास इम्पल्स आया, ठीक है, इम्पल्स आया, फिर ये इम्पल्स आगे की तरफ जाता है। तो ये पी आर इंटरवल क्या बताता है कि ऐसे नोड से जो इम्पल्स है वो निकल के वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है, ठीक है। ये बताता है कि जो टाइम लगता है ऐसे नोड से वेव निकल के एवी नोड्स के पास जाता है, एवी नोड से वेंट्रिकल्स के पास जाता है, उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, पी आर इंटरवल। क्या बोलते हैं, पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल फिर से देखिए क्या होता है, ऐसे नोड से जो वेव निकलती है, ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे नोड से ही आती है, यहाँ पे वेव जो आती है कहाँ से आती है, ऐसे नोड से आती है, लेकिन वेंट्रिकल के पास जो वेव आती है, सॉरी इम्पल्स, जो इसके पास इम्पल्स आती है वो आर्ट्रियम के पास इम्पल्स कहाँ से आती है, ऐसे नोड से आती है, ठीक है। लेकिन इसके पास जो इम्पल्स आती है वो आती है प्रूकेंजे फाइबर्स, ठीक है। अब प्रूकेंजे फाइबर्स के पास कहाँ से आती है, बंडल ऑफ हीस। अब बंडल ऑफ हीस के पास कहाँ से आती है इम्पल्स, वो आती है एवी नोड से, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे नोड से वेंट्रिकल के पास जो इम्पल्स आती है उस टाइम पीरियड को हम लोग PR इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PR इंटरवल। ठीक है, ऐसे नोड से टाइम पीरियड देखा जाता है, ऐसे नोड से जो इम्पल्स है वो वेंट्रिकल तक कब तक जा रही है, उस टाइम पीरियड को PR इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं QT इंटरवल। QT इंटरवल कहाँ से होती है? ये देखिए, Q वेव का वन सेट यानी Q वेव का शुरुआत और T वेव का एंड, ये कहलाती है QT इंटरवल। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, इसमें वेंट्रिकल्स की एक्टिविटी होते हैं। QRS हम लोगों ने देखा है किस चीज़ को बताता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन बताता है। जबकि T वेव क्या बताता है? रीपोलराइजेशन, यानी फिर से ये रिलैक्स पोजीशन हो गया, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी इसमें पूरी तरह से वेंट्रिकल्स में किसी तरह का एक्टिविटी हो रहा है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिलैक्स कर रहा है। तो इसमें दो चीज़ें होती है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, ठीक है, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड फ्लो आउट जाएगा, और रिलैक्सेशन पोजीशन यानी अब उसमें किसी तरह का कोई ब्लड नहीं है, वो रिलैक्स पोजीशन में। ठीक है, ये दो चीज़ें होती है। ST सेगमेंट, ST सेगमेंट देखिए, ये ST सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? S का एंड और T का स्टार्ट, यानी QRS कॉम्प्लेक्स का एंड, ये QRS कॉम्प्लेक्स हो गया इसका एंड पॉइंट, और वन सेट ऑफ T वेव का स्टार्टिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच का इंटरवल को हम लोग बोलते हैं ST इंटरवल या फिर ST सेगमेंट। ठीक है, ST सेगमेंट जब हम ECG देखेंगे तो ST सेगमेंट हमको या तो डिप्रेस्ड नॉर्मल मिलेगा, नॉर्मल तो स्ट्रेट लाइन मिल सकता है, या फिर वो ST सेगमेंट जो है वो नीचे की तरफ डिप्रेस्ड मिल सकती है, या फिर ऐसे ऊपर की तरफ एलिवेटेड मिल सकती है। ठीक है, तो अगर नीचे की तरफ डिप्रेस्ड है, ठीक है, तो मायोकार्डियल इस्कीमिया की बीमारी या फिर हाइपोकैलेमिया होता है, जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। हाइपोकैलेमिया नहीं, पोटेशियम की कमी हो जाती है। ठीक है, ये आप ECG देखोगे तब पता चलेगा। और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस में ये जो ST सेगमेंट है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो हमें पता चल जाता है ECG से कि उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शंस हुआ है। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक ये लेक्चर और नोट्स समझ आई होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आई होगी, नोट्स पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊँ। आपका फीडबैक ज़रूर मिलना चाहिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।